कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले धरती पर कोई इंसान नहीं था। जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके बीच घूम रहे थे विशालकाय जीव, डायनासोर। कुछ उड़ते थे, कुछ पानी में तैरते थे और कुछ इतने विशाल थे कि उनकी एक कदम से जमीन कांप जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये सब खत्म हो गया। पूरी धरती पर तबाही छा गई और डायनासोर का युग समाप्त हो गया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती हिल उठी, विशाल ज्वालामुखी फूट पड़े और आसमान में धूल और धुएं की मोटी परत छा गई। ये एस्टेरॉयड करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था और ये मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में गिरा, जहां आज भी उसकी टक्कर से बना चिक्सुलुप क्रेटर मौजूद है। मास एक्सटिंक्शन इवेंट यानी विलुप्ति की एक महाविपदा। इस घटना में न केवल डायनासोर बल्कि धरती पर मौजूद लगभग 75% जीव जंतु खत्म हो गए। एस्टेरॉयड की स्पीड थी करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा और टक्कर के समय जो ऊर्जा निकली वो लाखों परमाणु बम से भी ज्यादा थी। यह था वो क्षण जब इतिहास ने करवट ली। हमारे सौरमंडल में 20 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े स्टार्स मौजूद हैं, पर हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे भी एस्टेरॉयड भी मौजूद है जो भविष्य में हमारी धरती के करीब से गुजरेंगे। अगर इनमें से कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाता है तो यह केवल कुछ ही सेकंड्स में हमारी धरती पर इंसानों और जीवन का अंत कर सकता है, जैसा कि तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था, वैसे ही। ऐसे में अगर हमें इन आसमानी खतरों से हमारी धरती को बचाना है तो हमें इन एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से पहले ही तबाह करना होगा। एस्टेरॉयड को प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि वे छोटे ग्रहों की तरह होते हैं। वे मूल रूप से चट्टानों के कुछ विशाल टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं। उनका व्यास 10 से 20 मीटर जितना छोटा या 100 से 200 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। हमारे द्वारा खोजा गया सबसे छोटा मौजूदा एस्टेरॉयड 2 मीटर चौड़ा है और सबसे बड़ा 940 किलोमीटर व्यास वाला सेरेस कहलाता है। हमारे सौर मंडल के अधिकांश एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि ये एस्टेरॉयड एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन वास्तव में किसी भी दो एस्टेरॉयड के बीच औसत दूरी 1 मिलियन किलोमीटर से अधिक है। लेकिन कभी कभी ये एस्टेरॉयड इस बेल्ट से दूर चले जाते हैं और पृथ्वी के काफी करीब आ जाते हैं। ऐसे मामलों में इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। 12 जुलाई 2038 को एक और एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। टक्कर की 72% संभावना है। नासा ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है और अपने ग्रह रक्षा अभ्यास शुरू कर दिए हैं। 24 नवंबर 2021 को नासा ने इतिहास रच दिया जब कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक खास मिशन लॉन्च किया गया। इसका नाम था DART यानी डबल एरियो रेंज टेस्ट एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जिसका मकसद किसी एस्टेरॉयड की दिशा को बदलना था। इसे स्पेस में भेजा गया था यह जानने के लिए कि अगर भविष्य में कोई एस्टेरॉयड धरती की ओर आए तो क्या हम उसे टकराने से रोक सकते हैं। और 26 सितंबर 2022 को डार्ट ने जाकर छोटे से एस्टेरॉयड डिमॉर्फस से टकराकर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह तकनीक किनेटिक इम्पैक्टर कहलाती है, सीधे जाकर टक्कर मारना। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम था। मिशन ने दिखाया कि हम हजारों किलोमीटर दूर किसी छोटे लक्ष्य को सटीकता से हिट कर सकते हैं। नासा ने अब तक लगभग 15 से 16 मिशनों परिधि, ऑर्बिट, फ्लाई बाय और सैंपल रिटर्न सहित एस्टेरॉयड से संबंधित भेजे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मिशन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया। नाम है OSI-RIS-RX। इस मिशन का पूरा नाम है ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, यानी एक ऐसा यान जिसे खास तौर पर एक एस्टेरॉयड से नमूना लाकर पृथ्वी पर वापस लाने के लिए भेजा गया। इस मिशन की शुरुआत हुई 8 सितंबर 2016 को जब नासा ने इसे लॉन्च किया। इसका मुख्य लक्ष्य था एस्टेरॉयड बेन्नू की सतह का अध्ययन करना, वहां से कम 60 ग्राम मिट्टी या पत्थर इकट्ठा करना और उसे साल 2023 में धरती पर वापस लाना। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि इन छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स में छिपा है हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति का रहस्य। इनमें मौजूद तत्व हमें यह बता सकते हैं कि जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे कार्बन और पानी आखिर हमारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचे। OSIRIS रेक्स ने ये नमूने इकट्ठा करके हमें वो जानकारी दी है जो अब तक केवल कल्पनाओं में थी। ये मिशन न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि इंसानी जिज्ञासा और तकनीकी क्षमता की भी एक बड़ी जीत है। एस्टेरॉयड चट्टानी और धात्विक वस्तुएं होती हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में पाई जाती हैं। आकार में छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक के भी हो सकते हैं। इनका कोई वायुमंडल नहीं होता है, ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बात करते हैं कॉमेट यानी धूमकेतु की। बर्फ, धूल और गैस से बने हुए छोटे पिंड जो सूर्य के पास आने पर चमकने लगते हैं। सिर यानी कोमा और पूंछ यानी टेल होती है। पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में रहती है। बहुत दूर से आते हैं, जैसे कुइपर बेल्ट या ऑर्ट क्लाउड से। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो बर्फ गैस में बदल जाती है और धूल उड़ती है, जिससे पूंछ बनती है। अब बात करते हैं मीटियोरॉइड यानी उल्कापिंड की। ये छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते हैं। ये एस्टेरॉयड या कॉमेट से टूटे टुकड़े हो सकते हैं। आकार में बहुत छोटे होते हैं, रेत के दाने से लेकर कुछ मीटर तक। अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अब बात करते हैं मीटियर यानी कि उल्का। जब कोई मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और घर्षण से जलने लगता है, तब वह एक तेज चमकदार रेखा के रूप में दिखता है। इसे मेटियोर कहते हैं। यह आकाश में टूटता तारा या शूटिंग स्टार जैसा दिखता है। यह वास्तव में तारा नहीं होता, बल्कि जलता हुआ पत्थर होता है। अधिकतर जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मीटियोराइट यानी कि उल्कापिंड। यदि कोई मेटियोर जलने के बाद भी पूरी तरह नष्ट न हो और उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए तो उसे मेटेराइट कहते हैं। ये जमीन पर गिरने के बाद वैज्ञानिकों द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। इनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की रचना के बारे में जान सकते हैं।